राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे सी टेट के जूनियर लेवल का आज मैं पेपर लेके आया हूँ। अगर आप दोस्तों सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सी टेट की डली हुई है। और दोस्तों इसी में से लगभग 50% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख ली आपका 50% वैसे ही हो जाएगा और आपका सी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 30/1/2023 का पेपर है, जो कि 2022 वाले एग्ज़ाम के 23 में पेपर हुए थे। उसका सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, तो आपको जो समय मिलता है वो दोस्तों 2.5 घंटे मिलता है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम CDP पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। CDP को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपका आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होती है जीवन भर चलने वाली गर्भधारण, जीवन भर चलने वाली जन्म, और है आपका बचपन के दौरान होने वाली गर्भधारण, और है आपका बचपन के दौरान होने वाला जन्म। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। ए है जीवन भर चलने वाली गर्भधारण। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। मानव विकास शारीरिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास और परिवर्तन की एक आजीवन प्रक्रिया है। इन दो शब्दों वृद्धि और विकास का परस्पर उपयोग किया जाता है। दोनों माँ के गर्भ में गर्भधारण के बाद एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों के मापन से संबंधित है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ में गर्भधान के क्षण से शुरू होती है और मृत्यु के समय तक चलती रहती है। यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन भले ही छोटे और धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से सभी आयामों में जीवन भरे होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दोस्तों आपके बहुत आएंगे। लेव-वियोत्स्की के सिद्धांत आएंगे, कोहलर के सिद्धांत आएंगे, जीन पियाजे आएंगे। दोस्तों इनको जरूर पढ़ लो, इनसे प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। अभिकथन और तर्क के जो हैं दोस्तों विकल्प हमेशा समान रहते हैं। तो चलिए आइए, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए और रीज़न है इसका सीखना विकास पर निर्भर है। हमें इसके जो विकल्प हमेशा समान रहते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा होता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। तीसरा होता है ए सही है, आर गलत है। चौथा होता है ए और आर दोनों गलत हैं। आइए, तो ए सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध सरल महत्वपूर्ण हैं, सरल महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण जटिल महत्वपूर्ण हैं और जटिल महत्वपूर्ण नहीं है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, जटिल महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चरण में बच्चे मूल समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निर्गमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में निम्न विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं क्या है। सी आपका सही है, यहाँ पे सी होगा मूर्त संक्रियात्मक। निम्न विशेषताएं, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। एक प्रश्न के साथ साथ आपके सारे प्रश्न कवर हुए जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करता रहा करें दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में, तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं, और है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। सभी चरण पर एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक है, यह हर जगह के बच्चों के गुण धर्म को दर्शाती है। चलिए दोस्तों,
जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का संतुलित प्रक्रिया यह है 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें शामिल है। बी आपका सही उत्तर था दोस्तों वहाँ पे। संवेदिक पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? ध्यान की सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है? व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी। नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लेव व्यगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों को अंतक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है, घटती है। चलिए दोस्तों, तो सी आपका सही है। लेव व्यगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास लोगों के बीच सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर करता है। ये यहाँ पे पॉइंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मैंने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों इनको पढ़ लीजिए, इनके बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लेव व्यगोस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता और सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है और सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति में भंडार शामिल है। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। अंतवैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ताल, लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशील, और है आपका विशिष्ट ताल, स्वरों और लय के बीच अंतर करने की क्षमता जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी। चलिए, एक शहर को डिजाइन करने वाला एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाला कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि और अंतवैयक्तिक बौद्धिकता। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है स्थानिक बुद्धि होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों बुद्धि वाला प्रश्न आपका कल भी आया था। आप ये सीडीपी से जूनियर लेवल के लिए नहीं है, ये पेपर 1 के लिए भी है, दोनों पेपर वाले इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या किस प्रकार की होती है? बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चों को कोई स्वायत्तता ना हो। विषय को खंडित रूप से संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता में इसमें बढ़ावा मिलेगा। चलिए, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए कहकर, विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहकर, छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहकर। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, चर्चा को हतोत्साहित करें, असहमति के प्रति असहिष्णु रहें और अवसर सोच पर जोर दें। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा और ए आपका होगा कई दृष्टिकोणों की स्वीकार करें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है आपका डी सही उत्तर है दोस्तों। डी आपका है ABCD चारों, भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और योग्यता और विकलांगता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य बनाना, बार बार अभ्यास के माध्यम तक स्कूली ज्ञान के पुनरुत्पादन ध्यान करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर इसलिए नहीं था क्योंकि जो इसका उत्तर था वो विकल्प में नहीं था। चलिए, के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार आ रहा है, हर सेट में आ रहा है। गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, लेखन वैकल्प और स्वलीनता। तो दोस्तों गुणज वैकल्प के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिसकैलकुलिया गुणज वैकल्प एक गणितीय अक्षमता है जिसमें शिक्षार्थी को गणित को सीखने या समझने में कठिनाई होती है। ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शिक्षार्थी को डिसकैलकुलिया हो सकता है। ये हैं, चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, समझ में नहीं आता कि गणितीय संक्रिया में चरणों का उपयोग कैसे करें, मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक मानों की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। चलिए दोस्तों, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, वाक चलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर और आवर्धक लेंस। चलिए दोस्तों, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है वाक चलित कंप्यूटर। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी वाक चलित कंप्यूटर है। यह मार्गदर्शकों, नेत्रहीन और दृष्टिबाधितों पर संसाधन उपलब्ध कराती है। 1988 के विकलांग व्यक्ति को लिए प्रौद्योगिक संबंधी सहायता अधिनियम ने एक सहायक प्रौद्योगिक उपकरण को किसी भी वस्तु, उपकरण या टुकड़ा का उत्पाद प्रणाली के रूप में वर्णित किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता, उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम जोखिम लेने वाले कार्यों के लिए वरीयता, अभिसारी सोच और सोच में स्थिरता। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता। रचनात्मक वह घटना है जिसके कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदले जाते हैं। रचनात्मक बच्चे वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए के कई तरीके महत्वपूर्ण हैं: प्रतिनिधित्व, क्रिया, संलग्नता और नवीकरण। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन इसमें नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल शिक्षण को सीखने के बारे में सोचने का एक तरीका है जो वास्तुकला के सिद्धांतों पर प्रेरित था, जिसका उद्देश्य रिक्त स्थान को सभी के लिए सुलभ और समान बनाता है। कास्ट ने यूडीएल, चलिए बोर्ड ने इस प्रश्न के उत्तर पर सबको समान अंक, बोनस अंक दिए हैं। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्पादन, परीक्षा के लिए सीखना और रटना। तो ए जो है वो है समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है दोस्तों, ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है।
विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? अन्वेषण और प्रयोग, परासंज्ञान, चर्चा और बहस, निष्क्रिय श्रवण। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय श्रवण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? छात्रों की कमजोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंबन, शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल के शिक्षा प्रणालियों और प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका सी जो है वो सही उत्तर है। स्कूल और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को एक व्यवस्थागत मुद्दे जिसमें स्कूल और शिक्षण प्रणालियों के प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता को समझना चाहिए। असफलता वांछनीय लक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति है और इस सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की विफलता के कई भौतिक, बौद्धिक, विद्वतापूर्ण, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण हैं। विद्यालय में छात्रों की विफलता इसलिए होती है क्योंकि शिक्षण ढंग से नहीं किया जाता है, यह उनके लिए सार्थक और स्कूल प्रणाली व्यक्तिगत को पूरा नहीं करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ों से काफ़ी नीच होती है। वे कोरी पट्टी हैं और है वे सोच वाले प्रणाली हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। वे सोच वाले प्रणाली हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह कहलाया जाता है पश्चगामी युक्ति का संचालन, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय और अनुरूपी चिंतन। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, अनुक्रिया समुच्चय। अब आपका कथन है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। तर्क है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। विकल्प मैंने आपको दोस्तों बताए थे कि इनके विकल्प समान होते हैं। और मैं आपसे ये और बात दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सिर्फ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पे दोस्तों कमेंट, लाइक, शेयर ये सब करते रहा करिए ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और अच्छे बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। पूरी वीडियो फिर मैं एक ही में कराऊंगा। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। तर्क है, मिडिल स्कूल के बच्चों में अपना अधिगम को स्वयं नियमन करने की क्षमता नहीं होती है। तो विकल्प दोस्तों समान रहते हैं, मैंने आपको बताया था। और यहाँ जो है इसका विकल्प सही है आपका, वो है डी, ए और आर दोनों गलत हैं। स्वयं नियमन शिक्षा ऐसा काल में सीखने की संज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निटिव, व्यवहारिक, प्रेरक और भावनात्मक पहलू शामिल है। शिक्षकों को मध्य विद्यालय में छात्रों को विस्तार से बताने की बजाय उन्हें उनके स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में मदद करनी चाहिए। योग्यता को खाली जगह और सफलता को रिक्त स्थान को रूप में सोचना छात्रों के अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। स्थिर, अपमानजनक, स्थिर सीखने का अवसर, वृद्धिशील, अपमानजनक, वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा वृद्धिशील सीखने का अवसर। योग्यता का वृद्धिशील और सफलता को सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों के अधिक प्रयासों करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? वो है आपका छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ और है छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का
विश्वास। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है। ए बी सी डी चारों आपके सही उत्तर हैं। सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ और छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। डी आपका एकदम सही उत्तर है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यहाँ मैंने सीडीपी करा दिया है, बाकी के प्रश्न मैं आपके करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों एक बार जाकर सारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।